नमस्कार दोस्तों, मैं उनीस सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। एक एक जानकारी के साथ इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और हमें उम्मीद है कि आपके पढ़ने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट से जितनी भी आपकी गतिरोध की स्थिति रहेगी वो सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। तो दोस्त बने रहिएगा हमारे पूरी वीडियो में और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर दोस्त पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बिना देरी किए हुए दोस्त आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका, ध्यान से समझिएगा दोस्त। पिछले वीडियो में मैंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना करके वीडियो डाल दिया है कि विधायिका कानून कैसे बनता है, कार्यपालिका कानून को लागू कौन कौन से लोग कराते हैं और न्यायपालिका क्या है। शॉर्ट में उस वीडियो को मैंने बनाया है, जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि दोस्त आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आइए दोस्त, बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका में आज पढ़ने वाले हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। दोस्तों, न्यायपालिका किसे कहते हैं, हम इसको परिभाषित कर दिए हैं कि न्यायपालिका किसे कहा जाता है। तो भारत में न्याय संबंधित कार्य करने का दायित्व नगर पालिका को है, यानी कि न्याय निर्णय का जो कार्य करती है वो न्यायपालिका करती है। कौन करती है? तो न्यायपालिका। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। कौन सा न्यायालय होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपके पास सामने एक स्ट्रक्चर ऐसे त्रिभुजाकार एक आकृति दिखाई दे रही है। ये क्या है त्रिभुजाकार आकृति? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ध्यान दीजिए, ये त्रिभुजाकृति जो आकृति है ये न्यायपालिका की आकृति है, यानी कि हमारी न्यायपालिका ऊपर से नीचे की तरफ फैली हुई है। कैसे? तो जो सबसे शिखर पे है, यानी कि जो सबसे शिखर पे है वो सर्वोच्च न्यायालय है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट है, देश की सबसे बड़ी न्यायालय है, यानी कि अंतिम अपीलीय न्यायालय है। कौन सा कोर्ट? तो सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं आप, उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसे सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। शॉर्ट में इसे एससी बोला जाता है, जिसकी ये कहां पर होगा वो आर्टिकल अनुच्छेद 130 में बताया गया है, जो हम लोग बाद में अभी पढ़ेंगे कि इसका स्थान दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? तो दिल्ली में। दूसरा हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये दूसरा जो श्रृंखला है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का होगा। क्या होगा? हाई कोर्ट का होगा। तीसरा जो न्यायालय आपका तो जिला न्यायालय है, प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होगा। हम अलग से आपको केवल जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों पढ़ाएंगे। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हम आपको बताएंगे कि जिला न्यायालय में कौन कौन से न्यायालय होते हैं। एक दीवानी न्यायालय होता है और एक फौजदारी न्यायालय होता है। कौन से मामले किसमें देखे जाते हैं, कौन सा जज किस में बैठता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्त, ये भले ही छोटा चैनल है लेकिन जितनी आप जरूर चेक करिएगा इस चैनल से, किसी और से भी तुलना करके जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आप पॉलिटी किसी से भी पढ़ करके इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, तभी तो आप तुलना कर पाएंगे कि क्या मिल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आपको डिजिटल बोर्ड से ही आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। इस व्हाइट बोर्ड से भी आपको तमाम तरीके की जानकारी मिल जाएगी, छोटी छोटी बारीकियां भी मिल जाएंगी, क्योंकि मैं आपके भाषा में पढ़ाता हूँ, आपकी भाषा में मैं परोसता हूँ और हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी आप लोग के जैसे ही गांव देहात से ही मिलान करते हैं। तो दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम इस श्रृंखला को लेकर के। तो जिला न्यायालय को भी हम पढ़ाएंगे। तो 3 प्रकार के न्यायालय की श्रृंखला आप लोगों ने देख लिया, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और जिला न्यायालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहा जाता है, इसे एचसी कहा जाता है हाई कोर्ट, और इसे एससी सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि क्या है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्त, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्त, पूछ सकता है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा। अब ध्यान रखने वाली बात है दोस्त, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि मूल संविधान में, ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान वही मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया था और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हम लोग गणतंत्र हो गए। क्या हो गए? तो गणतंत्र हो गए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, वही मूल संविधान में, मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये बहुत पूछता है, मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। एक सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इसकी व्याख्या की गई थी, यानी कि न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी, यानी कि मूल संविधान में 8 जज थे। कितने जज थे? तो 8 जज थे। ध्यान रखिएगा, एक आपका मुख्य न्यायाधीश था, एक सीजेआई था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में 8 जजों की व्यवस्था की गई थी, एक मुख्य जज और 7 अन्य जज। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखते हैं कि वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है। तो जजों की संख्या 34 है। ये वर्तमान स्थिति की, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वर्तमान में जो जजों की संख्या है वो 33 प्लस 1, यानी 1 प्लस 33, यानी कि 33 अन्य जज और एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो 33 और 1 34, यानी कि वर्तमान में कितने जज हैं? तो 34 जज हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो 34 जज हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त कि जजों की संख्या, जजों की जो संख्या है इसे घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो जजों की संख्या को घटाने या बढ़ाने, दो वर्ड है दोस्त, दोनों को देख सकते हैं हम लोग। जजों की संख्या को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद को है। किसे है दोस्त? तो भारतीय संसद को। आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो घटाने और बढ़ाने की संख्या, बढ़ाने का अधिकार और घटाने का अधिकार है वो इंडियन पार्लियामेंट को है, भारतीय संसद को है। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी एग्जाम हुआ है दिल्ली पुलिस का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि जजों की संख्या को घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो वो इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद को जजों की संख्या घटाने और बढ़ाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये भी बहुत पूछता है, वन लाइनर में कभी कभी पूछ देता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये जान लीजिएगा दोस्त, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। ये वन लाइनर में क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया जी थे। ये ध्यान रखिएगा, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय 1774 में इनके साथ की बात नहीं हो रही है दोस्त। ये पूर्ण रूप से भारत का स्वतंत्रता के बाद की जो बात हुई है उस न्यायालय का हो रहा है। हालांकि वो भले नाम मात्र का सर्वोच्च न्यायालय था, लेकिन उसके खिलाफ भी ब्रिटिश क्राउन में अपील किया जा सकता था। उसकी बात नहीं हो रही है। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी बात हो रही है, अर्थात हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। वन लाइनर में क्वेश्चन बनता है, हो सकता है कि कभी पूछ दे आपके जो भी एग्जाम दे रहे हैं, और वनडे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, फैक्ट ज्यादा पूछता है, तो ये पूछ सकता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हीरालाल जे कानिया जी थे। वर्तमान के जज को देखते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान के जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि वर्तमान के जो सीजीआई हैं, वर्तमान के सीजीआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति है डीवाई चंद्रचूड़ जी, और इनकी आज अपने इस 2024 में इनकी दमक सुनाई दे रही है। प्रत्येक नागरिक इनकी दमक को सुन रहा है, यानी कि काफी टैलेंटेड पर्सन है डीवाई चंद्रचूड़, और हमको लग रहा है कि न्याय की प्रक्रिया में इतिहास दोहरा के जाएंगे। न्यायपालिका की जो स्थिति है उसमें इतिहास दोहरा के जाएंगे। काफी अनुभवी भी हैं और काफी मतलब मजबूती के साथ अपना पक्ष ये रख रहे हैं, और ऐसे ही सीजीआई को होना ही चाहिए। तो वर्तमान के सीजीआई कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ है। योग्यता देखते हैं दोस्त की, योग्यता की बात की जाती है कि सुप्रीम किसी की चीज की भी योग्यता के संबंधित कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। आप भी मान लीजिए कि अगर किसी चीज का फॉर्म भर रहा है तो उसकी भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। कांस्टेबल का भर रहा है जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उसमें भी होता है कि भाई आप 12वीं पास हो, उसके बाद आपको फिजिकल इतना है, और रिटेन में तमाम तरीके की जो भी योग्यता निर्धारित की जाती है वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए, लंबाई इतनी होनी चाहिए। तो योग्यता यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं।
तो दोस्त सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। ये तो सारे लोगों में कॉमन है कि वह भारत का नागरिक हो। भाई किसी विदेशी को हम मुख्य न्यायाधीश थोड़ी बनाएंगे, तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, ये ऑब्लिक करके, भले ही हम मैंने नंबरिंग कर दिया है लेकिन ये ऑब्लिक करके समझिएगा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे समझ लीजिएगा, मैंने नंबरिंग कर दिया है। तो दूसरी जो योग्यता है कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक अधिवक्ता सॉरी जज के रूप में कार्य किए हैं। कितने वर्ष के रूप में? तो हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य किए हैं। कितने वर्ष तक? तो 5 वर्ष तक। किसमें? तो हाई कोर्ट में, अर्थात उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य किए हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो क्या फॉलो कर सकते हैं? तो हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, अर्थात वकालत का कार्य किए। कितने वर्षों तक? तो ये 10 वर्षों तक। अगर जज की बात लिखेगा तो कितने वर्ष दोस्त? तो 5 वर्ष। और अगर वकालत की बात करेगा, अधिवक्ता की पूछेगा कि कितने वर्ष हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहे हैं, तो ये 10 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष? तो 10 वर्ष। ये अगर आप नहीं करते हैं तो चौथा क्या है, तो राष्ट्रपति के नजर में आप पारंगत विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति के नजर में कानून के बहुत बड़े जानकार हो, आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कर दिया जाएगा। इंदु मल्होत्रा का आप नाम सुने ही होंगे। इंदु मल्होत्रा ये वकालत थी, यानी कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता थी और उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। यानी इसी के तहत बनाया गया था, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो, इसी के तहत बनाया गया था इंदु मल्होत्रा जी को। तो उम्मीद है कि दोस्त ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसको आ गया तो फिर से, अगर नहीं भी आया है तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, रोक करके इसको एक बार स्कैन कर लीजिएगा और आराम से पढ़ेंगे दोस्त। संयम से ही सफलता मिलती है, जो संयम होता है उसी से ही सफलता मिलती है। आबो हवा के चक्कर में रहेंगे, स्थिति बिगड़ जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप भीड़ की तरफ मत भागिए, भीड़ भ्रम पैदा करती है। और आप देखिए, आप तुलना करिए, हमारी भी तुलना किसी से कर लीजिए और आप देखिए कि आपको मटेरियल कैसे मिल रहा है। अगर आपको मटेरियल लगे कि अच्छा नहीं मिल रहा है, डिसलाइक मार के चले जाइएगा, आप गलत कमेंट करके चले जाइएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि हमें पूरा विश्वास है अपने मेहनत पे। ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल प्रमाणित है, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और समझते हैं शपथ। इस शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कैसे उनको शपथ दिलाया जाता है? तो अनुसूची 3 के तहत। किस अनुसूची के तहत? तो अनुसूची 3 के तहत। अनुसूची 3 के तहत आपको हम बताए थे कि जब हम आपको शेड्यूल पढ़ा रहे थे, अनुसूची पढ़ा रहे थे, तो 12 अनुसूचियां हैं। उसमें जब आपको हम तीसरी अनुसूची पढ़ाए तो उसमें बताएं कि संविधान के तीसरी अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। यानी कि संविधान के तहत नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है, जिसमें 2 लोगों को छोड़ करके, एक राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति को छोड़ करके बाकी जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संविधान के तहत नियुक्त होने वाले पदाधिकारी हैं, भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची के तहत ही उनको शपथ दिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुसूची 3 के तहत ही शपथ दिलाते हैं कि हम संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। और आपको भी करना चाहिए, आपको भी किसी न किसी चीज का शपथ लेना चाहिए कि भाई हम बुराई नहीं करेंगे, संयमित जीवन जिएंगे, कल्याणकारी वैज्ञानिक सोच रखेंगे, इन तमाम तरीके की आप सकारात्मक सोच रखेंगे, तो इन सारी चीजों से आप मोटिवेट रहेंगे, अपने आप को संतुष्ट भी रख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो आपको भी शपथ लेना चाहिए, वो शपथ लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो शपथ कौन दिलाता है उनको? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। किस अनुसूची के तहत? तो अनुसूची 3 के तहत। उनकी पदावधि क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवधि है 65 वर्ष। क्या है दोस्त? तो 65 वर्ष तक वो अपने पद पे आसीन रहते हैं। वैसे कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं, 65 वर्ष तक तो रह सकते हैं, लेकिन कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं। किसे त्याग पत्र देंगे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैंने यहाँ लिखा है कि त्याग पत्र जो नियुक्ति करता है उसी को त्याग पत्र लगभग दिया जाता है।
तो त्याग पत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे, प्रेसिडेंट साहब को देंगे। दोस्तों, अगर हमारा आप पिछला वीडियो राष्ट्रपति का ना देखे हो तो पुनः जा करके इस वीडियो को देखने से पहले यही स्टॉप कर दीजिएगा और जा करके राष्ट्रपति जरूर देखिएगा। एक एक फैक्ट आपको समझ में आ जाएगा दोस्त, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी से उस चैप्टर को पढ़ाया है और हमें उम्मीद है कि अगर आप संयमित तरीके से उस वीडियो को देखेंगे और एक हमारा वीडियो देखने से पहले एक नोट्स और एक पेन लेकर के बैठिए। अगर आप लेकर के बैठते हैं और उसको देखते हैं और नोट करते हैं तो जिंदगी में आप जिस लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हमें पूरा विश्वास है दोस्त कि सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से उसमें प्रोवाइड किया है। तो बात करते हैं कि त्याग पत्र किसे देते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। तो मान लीजिए त्याग पत्र दे दे, और भी जजों को हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया था, महाभियोग था। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द जो अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट से लिया गया है, वैसे ही जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हटाने के लिए एक खास तरीके की प्रक्रिया का इंतजाम किया गया है, जिसे हम लोग महाभियोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के समान ही है। कैसे है? तो महाभियोग की प्रक्रिया के समान। महाभियोग शब्द केवल महामहिम के लिए लगता है दोस्त, लेकिन जो जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है उस सेम जैसे महाभियोग में है वैसे ही महाभियोग की प्रक्रिया के समान है। तो इसमें थोड़ा सा भी आपको इधर उधर नहीं सोचना है, ये देखना है केवल कि उनको हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है, न कि ये महाभियोग है। केवल महाभियोग शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो महामहिम साहब के लिए किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त कि मैंने हेडिंग यहाँ डाला है कि जजों को, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जजों को हटाने की प्रक्रिया, जजों को हटाने की प्रक्रिया। तो क्या है जजों के हटाने की प्रक्रिया? तो दो आधार पे उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया जा सकता है। दो आधार कौन कौन से हैं दोस्त? तो दो आधार है सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार, और दूसरा है असमर्थता। ध्यान दीजिएगा दोस्त, दो ही रूप में आप उनको उनके पद पे महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाएंगे। किस किस रूप में लेकर के आएंगे दोस्त? तो एक है आपका सिद्ध कदाचार और दूसरा है असमर्थता। एक है सिद्ध कदाचार और दूसरा क्या है? तो असमर्थता के आधार पर उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये सिद्ध कदाचार क्या होता है? तो मान लीजिए जैसे कोई रिश्वत ले ले जज, रिश्वत भ्रष्टाचार करते हो, एक शब्द में समझिएगा कि भ्रष्टाचार करते हो, जैसे रिश्वत ले लें। हालांकि अगर ऐसे बड़े अदालत के जज करने लगेंगे तो समझ लीजिए कि क्या आम जनता का होगा। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। अगर आप बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, आपको अल्लाह हाकिम माना जा रहा है, तो कतई ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी चीजों को चिमटा के नोक से भी नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि आप किसी का विश्वास को तोड़ रहे हैं और आप पे भरोसा करके कोई गया है, क्योंकि आपको भगवान मान के गया है, माय लॉर्ड कहा जाता है। तो आप भी अगर आप किसी बड़े पद को सुशोभित करते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, जितने भी बड़े बड़े पद हैं उस पद पे अगर आप आसीन हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना मिल रहा है उतना बहुत है, ज्यादा की लालसा नहीं करनी है। जो सरकार हमको अच्छी खासी तनख्वाह दे रही है उसी से ही हम ऐश कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप रिश्वत के पैसे से ही अमीर हो सकते हैं। ईमानदारी के पैसे से भी आप फॉर्च्यूनर पे चल सकते हैं, आप लैंडलॉर्ड बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्त, वो भले कहने वाली बात हो गई कि आप फॉर्च्यूनर पे चढ़ सकते हैं, बिल्कुल चढ़ सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कभी अर्थ पे थे वो आज फर्श पे आ गए। बुरा कर्म का बुरा नतीजा किए नहीं तो करके देखो, बुरा कर्म का बुरा नतीजा किए नहीं तो करके देखो, जो जो किया उसके घर जा करके देखो। दोस्त, अगर आप किसी भी बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ईमानदारी में रहिए, ऐसे रिश्वत, चुगलखोरी, भ्रष्टाचार के मामले आपसे अनभिज्ञ रहे, आपके ऊपर कोई आरोप सिद्ध न हो पावे। तो सिद्ध कदाचार क्या है दोस्त? तो सिद्ध कदाचार अगर रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाते हैं और वो अगर सिद्ध हो जाता है, वो प्रूव्ड हो जाता है, तो यानी कि सिद्ध कदाचार, ये साल हो गया है कि आप भ्रष्टाचार किए हैं, तब आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया जाएगा। और असमर्थता, आप काम करने में असमर्थ हैं, लेजिनेस पर्सन हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए हैं, एकदम दिन भर सो रहे हैं। जैसे आप
जब पुलिस की भर्ती आएगी या किसी परीक्षा की, जब आपकी परीक्षा का डेट क्लियर हो जाएगा तब आप जगेंगे कि 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में ही सोएंगे। लेकिन वो काम नहीं करता है दोस्त, क्योंकि हमेशा कछुए की जीत होती है। धीरे धीरे चलते रहिए, एक एक ही घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए, आप देखिएगा ना कि चार चांद कैसे लगता है। मेरा पूरा विश्वास है, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं भी इस समय भी मेहनत करता हूँ दोस्त, आप नहीं समझेंगे, आपसे कम मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। भले मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में भी मैं पढ़ाता हूँ जहाँ से वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन आपसे कम मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। तो दोस्त, सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया जाएगा। कहाँ प्रस्ताव लाया जाएगा? तो दोस्त, ये संसद के दोनों सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे संसद के दो सदन है, एक लोकसभा है और दूसरा कौन सा है? तो राज्यसभा है। दूसरा कौन है? तो राज्यसभा है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, संसद के दो सदन है। हालांकि संसद के 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन संसद के दो सदन में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया जाएगा। किस पे? तो सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर। आधार क्या होना चाहिए? तो सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता। सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के किसी भी सदन में, आप चाहे तो लोकसभा में और चाहे तो राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में अगर आप लाते हैं, लोकसभा में लाते हैं तो इसमें 100 सदस्यों का समर्थन, 100 सदस्यों का समर्थन, 100 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित यानी कि 100 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों का उसको प्रस्तावित करना अनिवार्य है, यानी कि आप उसे 100 लोगों से प्रमाणित कराएंगे कि उनके खिलाफ हम महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव ला रहे हैं सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर। तो 100 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित। और अगर आप राज्यसभा में लाते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर आप राज्यसभा में लाते हैं तो 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित, 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर जज को हटाने में, यानी कि सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर किसी जज के विरुद्ध अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित अनिवार्य है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, 100 सदस्यों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, प्रस्तावित होना चाहिए। और अगर आप राज्यसभा में लाते हैं तो 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना अनिवार्य है। अगर दोनों सदनों द्वारा, ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर दोनों सदनों द्वारा, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बारीकियां हैं इसमें कुछ। अगर दोनों सदनों द्वारा, इन दोनों सदनों द्वारा पूर्ण बहुमत से, इससे पूर्ण बहुमत यानी कि 2/3 कह लीजिए, 2/3 अर्थात पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो जज को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोस्त, फिर एक बार सुनते हैं। दोनों सदनों द्वारा अगर पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, अर्थात 2/3 से प्रस्ताव पारित होता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, तो जज को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कितने लोगों के खिलाफ अभी तक लाया गया है। हालांकि देखिएगा, अगर ये लाया जाता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा मंडराएगा। किसी भी जज को अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। अगर ऐसी चीजें लाई जाती हैं और कोई महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो न्यायपालिका है उसकी छवि धूमिल होगी और तमाम तरह के लांछन लगेंगे। जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास उड़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, जितने बड़े पद को आप सुशोभित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ईमानदारी का परिचय जरूर दीजिए। नहीं तो अगर भारतीय न्यायपालिका पे उंगली उठती है तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा होगा, तो इंटरनेशनल बेइज्जतियां होंगी। तो अभी तक तो लाया गया है, लगभग 3-4 लोगों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया गया है जजों के ऊपर, लेकिन किसी का पारित नहीं हुआ। अभी तक किसी का पारित नहीं हुआ है। देखिए किसके किसके खिलाफ लाया गया है। तो एक है आपका बी रामास्वामी, दूसरे हैं पीडी दिनाकरन, सौमित्र सेन भी हैं,
ये दो हो गए सौमित्र सेन, सौमित्र सौमित्र सेन जी हैं। और एक आपके जो कुछ ही दिन पहले थे दीपक मिश्रा जी, हालांकि राज्यसभा में ये प्रस्ताव फेल हो गया था। यानी कि इन 4-5 लोगों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन किसी का पास नहीं हो पाया। दोस्त, उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप थोड़ी सी भी वीडियो आपको तेज लग रही होगी तो आप थोड़ा सा रोक करके इसको अच्छी तरीके से हमारे मुख से जो बातें निकल रही हैं इसको भी सुन करके और अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। दोस्त, हमें वादा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस तरीके से काम को करेंगे तो निश्चित ही आपको आज के बाद सर्वोच्च न्यायालय पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्त, ये 4 लोगों के खिलाफ लाया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये प्रस्ताव लाने से पूर्व, महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व उनको सूचित करना अनिवार्य है। जिन जज के खिलाफ लाया जा रहा है उस जज को 14 दिन के पूर्व सूचित करना अनिवार्य है, अर्थात 2 सप्ताह पूर्व उनको सूचित करना अनिवार्य है। जैसे राष्ट्रपति में भी था कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व उनको सूचित करना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार इनको भी इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व सूचित करना क्या है, अनिवार्य है। आगे दोस्त देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, जजों की नियुक्ति कैसे होती है। तो ध्यान से देखिएगा, आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल पढ़े होंगे, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। आप आर्टिकल 50 को जरूर देखिएगा। अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी नहीं पढ़े हो तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर के आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि वो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्त, आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है, पृथक्करण करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। जाहिर सी बात है दोस्त कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ मिलकर के काम करने लगेगी तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। यानी कि जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास उड़ जाएगा, क्योंकि न्याय निर्णय कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसमें तमाम तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाएगी, लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। तो इसके लिए न्यायपालिका अपने में स्वयंभू है और कार्यपालिका अपने क्षेत्र में स्वयंभू है। दो अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। तो यानी दोनों अलग अलग की चीजें हैं। अगर दोनों एक हो जाए तो समझ लीजिए लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा और न्यायपालिका प्रति जनता का विश्वास उड़ जाएगा। तो दोस्त, ये चीज थी। अब समझते हैं कि नियुक्ति क्या है। तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन जजों में ये मंत्रिपरिषद काम नहीं आता है। जो मंत्रिपरिषद का हेड है प्रधानमंत्री, वो काम नहीं आते हैं। जजों की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं तो इसके लिए खास तरीके का प्रोसेस है। कोलेजियम प्रणाली बनाई गई। कौन सी प्रणाली? कोलेजियम प्रणाली बनाई गई है। इसमें 5 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 5 जज राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, और इसी सलाह पर राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि जो वर्तमान की भाजपा सरकार है, एक कानून लेकर के आई थी कि उसमें कोलेजियम के तहत नियुक्ति न किया जाए, उसमें सरकार के कानून मंत्री को शामिल कर दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर न्यायपालिका में सरकार का कोई भी अंग शामिल होता है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के लिए खतरा है। और उसको जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक करार दिया। यानी कि जो मोदी सरकार लेकर के आई थी उसमें कानून मंत्री, यानी कि कह सकते हैं कि इस कोलेजियम में कानून मंत्री को रखा जा रहा था। 2 और लोगों को कानूनी जानकारी, 3 जज होते, एक कानून मंत्री और 2 जो कानून के जानकार होते हैं, उनको रखने का प्रावधान किया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उसे संज्ञान लिया और उसे चुनौती जब दी गई तो उसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों आप लोग अभी बताएं कि आर्टिकल 50 को देखते होंगे। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। दोनों अलग अलग काम करेंगे, न कि एक मिलकर के काम करेंगे। तो दोस्त, कोलेजियम प्रणाली, और कोलेजियम में कितने जज होते हैं? तो 5 जज होते हैं। कितने जज? तो 5 जज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल के सलाह पे नहीं,
कोलेजियम के सलाह पर, किसके? कोलेजियम। और ये जजों का एक मंडल है, जजों की 5 जजों की एक मंडली है, या 5 जजों की एक क्या है? तो मंडली है, और इसी के इशारे पर जजों की क्या होती है? तो नियुक्ति करती है। उम्मीद है दोस्त कि ये आपको अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। आगे देखते हैं दोस्त कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है। तो 4 इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं। कितने अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं? तो 4 है। तो पहला क्या है? तो संवैधानिक मामलों में अपील। ये देखिएगा दोस्त, ये बहुत बार पूछता है कि संवैधानिक मामलों में अपील किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 132 के तहत। और आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे, मूल अधिकार पढ़े होंगे, तो संवैधानिक उपचारों का उपबंध किस आर्टिकल में है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि संवैधानिक उपचारों का उपबंध किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक मामलों में अपील अनुच्छेद 132 में है। दीवानी मामलों, सिविल जो मामले होते हैं, सिविल के मामले, सिविल मामले कहिए या दीवानी मामला कहिए, में अपील किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। आपराधिक, क्रिमिनल, फौजदारी जो मामला होता है, आपराधिक मामलों में अपील किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 134 के तहत। वही अगर हम सबसे इंपोर्टेंट की बात करें, ये IMP, इसको देखते हैं हम लोग, इंपोर्टेंट को देखते हैं कि विशेष इजाजत से अपील, अनुच्छेद 136, ये SLP होता है। क्या होता है? SLP। लगभग केसों में 2% केसों में एक्सेप्ट किया जाता है SLP को, जो विशेष इजाजत से अपील है। कैसे है, आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझाते हैं। देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि आप त्रिभुजाकार देख रहे हैं, ये जो न्यायालय की संरचना है, कि मान लीजिए कि जिला न्यायालय आपको कोई न्याय सुना दिया, कोई भी न्यायालय सुना दिया, तो जिला न्यायालय अगर मान लीजिए कि आपको कोई न्याय सुना दिया, निर्णय अपना सुना दिया गया, तो इस जिला न्यायालय के निर्णय को आप उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। किसमें करेंगे? उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। होता क्या है कि जिला न्यायालय अगर निर्णय सुनाया है तो उसके लिख देगा, वो जज ऊपर लिख देगा कि हमारे दिए हुए निर्णय के विरुद्ध आप हमारे ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, ये लिखा जाता है। तो हमारे दिए हुए निर्णय के विरुद्ध आप ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं, अर्थात वो उच्च न्यायालय में अपील करेगा। उच्च न्यायालय का भी यही लेटर होता है कि हमारे दिए हुए निर्णय के विरुद्ध आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, अर्थात उस सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर ये प्रोसेस न हो, तो मान लीजिए अगर जज न लिखते हो तब तो नहीं जाएंगे, तो उसके लिए यही बनाया गया है कि विशेष इजाजत से अपील SLP अनुच्छेद 136, इसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप दरवाजा खटखटा सकते हैं, अनुच्छेद 136 के तहत, विशेष इजाजत से अपील के तहत। उम्मीद है कि दोस्त ये आपको अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख तथ्य। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख तथ्य ध्यान से समझिएगा दोस्त। अनुच्छेद 129 क्या है? तो ये है अभिलेख न्यायालय। क्या है? अभिलेख न्यायालय। क्या होता है दोस्त अभिलेख न्यायालय? इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे। तो अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय है जो मान लीजिए कि जजमेंट अगर सर्वोच्च न्यायालय देता है तो एक कॉपी रिकॉर्ड के रूप में अपने पास भी रखता है। मान लीजिए कि जैसे बाबरी मस्जिद पे जो जजमेंट आया था, उसकी एक कॉपी को खुद अपने पास रख लेता है कि भविष्य में ऐसे कोई मामले उत्पन्न होते हैं तो इसको निकाल करके देखा जा सकता है। तो वो जो कॉपी रखी जाती है ऑर्डर की, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिलेख न्यायालय कहते हैं। उम्मीद है कि दोस्त आप ये भी समझ गए होंगे। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश का मतलब गणपूर्ति अर्थात कोरम, जो हम आपको लोकसभा में पढ़ाए थे कि तदर्थ अगर किसी बेंच में जजों की कमी होती है तो हाई कोर्ट से, राज्यों के उच्च न्यायालय से जजों को बुला लिया जाता है, और उस बेंच में जो बेंच मान लीजिए 5 जजों की बेंच की आवश्यकता है, किसी मामले की सुनवाई कर रही है और उसमें एक जज और चाहिए, तो वो बुला लिया जाता है जज को, और उस समय जब वो कार्य करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही कार्य करेगा, न कि हाई कोर्ट के जज के समान कार्य करेगा। तो उसे कोरम कहते हैं अर्थात गणपूर्ति। वो अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, और जब काम समाप्त हो जाएगा तो वो अपने वतन को लौट जाएंगे, अर्थात हाई कोर्ट में वो चले जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्त कि ये भी आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 130 देखते हैं। ये स्थान दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ होगा। दोस्त ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ क्लियर किया गया है?
तो दिल्ली में किया गया है। कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। अनुच्छेद 143, हम लोगों ने राष्ट्रपति में इसको भी पढ़ा है कि अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भारत के प्रेसिडेंट अर्थात महामहिम राष्ट्रपति महोदय सलाह ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। उम्मीद है कि दोस्त ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। लाइक करिएगा, लाइक का पैसा नहीं लगता है दोस्त। लाइक करने से नहीं हमको भी कुछ फायदा होता है, लेकिन लाइक करने से हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।